अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है कि पाकिस्तान के 5 साइंसदानों ने सिर्फ 9 महीने में किस तरह पाकिस्तान को खलाई कुव्वत बना दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये 7 जून 1962 की बात है। पाकिस्तान के 5 नौजवान साइंसदानों का एक गिरोह डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा बलूचिस्तान के साहिली इलाके सोनमियानी में जमा है। मई 1998 में बलूचिस्तान में किए गए न्यूक्लियर धमाकों से 36 साल कबल उस दिन बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक और साइंसी तजर्बा होना था। ये तमाम साइंसदान पाकिस्तान के पहले रॉकेट को खला में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज गरूब हो चुका है और रात के 8 बजने में अभी 7 मिनट बाकी हैं। फिर काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 और पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर 1 कामयाबी से बालाई फिजा में लॉन्च होकर अपने बाद आने वाले मजीद रॉकेट्स के लिए रहबर बन जाता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इस लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया समेत जनूबी एशिया की वो पहली कुव्वत बना जिसने कामयाबी से खलाई तजर्बा अंजाम दिया। नाज़रीन, अब इस वाक़े को 59 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर डॉक्टर फारूक मुस्तफा को आज भी वो दिन उसी तरह से याद है जैसे कल की बात हो। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ये मकसद कैसे हासिल कर पाया और टीम को इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, ये वो सवालात हैं जिनके 6 दहाइयों के बाद भी जवाब ढूंढे जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग का जब इख्तिताम हुआ तो जंग का मैदान अब जमीन की बजाय खला की तरफ मुंतकिल हो चुका था। जंग की नोयत भी एक दूसरे को हथियारों के जरिए नुकसान पहुंचाने की बजाय मुआशी और साइंसी मैदान में पीछे छोड़ देने में बदल चुकी थी। रूस और अमेरिका एक दूसरे को खलाई दौड़ में नीचा दिखाने के दर पे थे। अमेरिका हैरान था कि रूस ने खला में पहला इंसान पहुंचाने में सबकत कैसे हासिल कर ली। यकायक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका 60 की दहाई के इख्तिताम से कबल न सिर्फ इंसान को चांद पर उतारेगा बल्कि बाहिफाजत वापस भी लाएगा। अपोलो खलाई प्रोग्राम के मुंतजिम अमेरिकी खलाई इदारे नासा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था और इसके लिए कई ऐसे आदाद शुमार और साइंसी डाटा की जरूरत थी जो उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं था। उसे बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फिजा की सूरत हाल को जांचने की भी जरूरत थी और जब उसने ये करने की ठानी तो पाकिस्तान का सितारा चमक उठा। नाज़रीन, सन 1961 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर थे तो उनके साइंसी मशीर आला नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम भी उनके हमरा थे। नाज़रीन, डॉक्टर तारिक मुस्तफा उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से वाबस्ता थे और ट्रेनिंग की गर्ज से अमेरिका में मुकीम थे। वो इसी दौरान सदर अयूब और डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा अमेरिका के दौरे को अच्छा इत्तफाक करार देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिल-4 खलाई दौड़ में शामिल हो गया। नाज़रीन, अमेरिका में क़याम के दौरान एक दिन उन्हें डॉक्टर अब्दुल सलाम का फोन आया, तारिक सुबह वाशिंगटन में एक अहम मीटिंग है और तुमने पहुंचना है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डॉक्टर तारिक मुस्तफा से कहा कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि लिफ्ट लेकर आओ, जहाज में आओ, बस तुमने पहुंचना है। अगले दिन वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमरा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर पहुंचे। वहाँ हुकाम ने इस पाकिस्तानी वफ्द के सामने बहरे हिंद के ऊपर मौजूद फिजा से मुतल्लिक डाटा न होने की मुश्किल रखी। नासा ने पेशकश की कि वो बहरे हिंद के आसपास के ममालिक को रॉकेट टेक्नोलॉजी फराहम करने को तैयार हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ, इस रॉकेट से जो भी डाटा हासिल होगा उसका तबादला नासा के साथ भी किया जाएगा। नाज़रीन, ये सुनकर डॉक्टर अब्दुल सलाम डॉक्टर तारिक मुस्तफा की जानिब मुड़े और पंजाबी में कहा, तारिक तेरा की ख्याल है। उन्होंने फौरन पंजाबी में जवाब दिया, ऐ ते साडा ख्वाब पूरा हो जाएगा। पंजाबी में होने वाली उस गुफ्तगू को नासा के ओहदेदार तो ना समझ सके, लेकिन उन्होंने मजाज से अंदाजा लगाते हुए डॉक्टर अब्दुल सलाम से कहा कि यंग मैन लुक्स वेरी कैन, यानी नौजवान बड़ा पुरजोश मालूम हो रहा है। नासा के हुकाम ने उसी दिन डॉक्टर तारिक मुस्तफा को अपने खुसूसी तैयारे के जरिए मुल्क के दूसरे कोने में बहरे ओकेनोस के किनारे वाक़े वॉल्फ आइलैंड रॉकेट रेंज भेज दिया, जहां उन्हें तमाम आलात और सामान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पूरी रात वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करते रहे और अगले दिन वो दोबारा वाशिंगटन में नासा के दफ्तर में दोबारा डॉक्टर अब्दुल सलाम के हमला अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचे। उसी दिन नासा ने पाकिस्तान से कहा कि अगर आप हामी भरें तो हम ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और उसके सिर्फ 9 महीने बाद ही सोनमियानी में न सिर्फ रॉकेट रेंज भी बना ली गई बल्कि रहबर सीरीज के अव्वलीन रॉकेट लॉन्च भी कर दिए गए। इंडिया ने ये कारनामा उसके 15 माह बाद नवंबर 1963 में अंजाम दिया।
नाज़रीन, डॉक्टर तारिक मुस्तफा की ड्यूटी लगाई गई कि वो टीम इकट्ठी करें। उसके साथ डॉक्टर सलीम महमूद, जो कि बाद में स्पार्को के चेयरमैन रहे, उन्हें भी ट्रेनिंग पर अमेरिका में भेजा गया। 3 मजीद साइंसदान अहमद ज़मीर फारूकी पाकिस्तान एयरफोर्स से, मोहम्मद रहमतुल्लाह महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर और सिकंदर जमान जो बाद में चेयरमैन स्पार्को बने, उनको भी अमेरिका बुलवाया गया और ये मुख्तसर सी टीम अपना काम करने में जुट गई। सबसे पहला मरहला पाकिस्तान में रॉकेट रेंज के क़याम का था, जो उस वक्त तक यहाँ मौजूद नहीं थी। इस काम के लिए सदर अयूब खान ने तजवीज़ दी कि सोनमियानी में वाक़ फौज की अटर्ली रेंज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अफरादी कुव्वत के रहने का इंतजाम और दीगर सहूलियात पहले से मौजूद थीं। इस तजवीज़ को कबूल किया गया और फौरन उस अटर्ली रेंज को पाकिस्तान की पहली रॉकेट रेंज में बदलने का काम शुरू कर दिया गया। साइंसदानों को इस काम के लिए अमेरिका में तैयारी करवाई गई और नासा की जानिब से ही साजो सामान मुहैया किया गया। 6 महीनों के अंदर अंदर नासा के डिपोज में मौजूद अमेरिकी फौज के फाजिल सामान में से रॉकेट चलाने के लिए जरूरी सामान तलाश किया गया और उसे अमेरिका की वाल्पस आइलैंड रॉकेट रेंज में इकट्ठा किया गया। फिर पाकिस्तानी सफारत खाने के मालियाती मुशीर वजीर अली शेख की जिम्मेदारी लगाई गई कि ये सामान पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। सामान में मौजूद हसास आलात डॉक्टर तारिक मुस्तफा की गाड़ी की डिग्गी में रखकर गाड़ी पाकिस्तान भेज दी गई। तमाम सामान मार्च 1962 तक पाकिस्तान पहुंच गया और तब तक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदार टीम ने फौज की इंजीनियरिंग शोबे की मदद से मिलकर अटर्ली रेंज को रॉकेट लॉन्च के लिए मौजूद शक्ल दे दी। नाज़रीन, तजर्बा ये करना था कि रॉकेट के जरिए फिजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाएं, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफक के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनक्कस होना था और उसके बाद बुलाड़ी, लसबीला हब और कराची एयरपोर्ट के मुकाम पर कैमरे नस्ब किए गए, जिन्होंने बैक वक्त बगैर 1 सेकंड के वक्फे के उन बुखारात की तस्वीर लेनी थी। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूस कैमरों को जमीन पर नस्ब किया गया और उनको आपस में मुंसलिक करके बैक वक्त तस्वीर लेना मुमकिन हो पाया। फिजाइया से अहमद ज़मीर फारूकी को शामिल करने के पीछे भी यही मकसद था। नाज़रीन, उन बुखारात की तस्वीर के बगैर कंप्यूटर की मदद की तवील हिसाबात के जरिए तजर्बा किया जाना था, जिससे बालाई फिजा के दर्जा हरारत और वहाँ पर हवाओं का रुख मालूम हो जाता, जिसकी नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए जरूरत थी। इस टीम के रुकन और बाद में पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद ने बताया कि उस दिन टीम में इंतहाई बेचैनी, जोश, जज्बे और खुशी के जज्बात का एक इम्तजाज मौजूद था। उन्होंने कहा कि रहबर 1 रॉकेट 3 मरहलों पर मुश्तमिल रॉकेट था और हर मरहले के कामयाब तकमील के बाद टीम को खुशी भी होती और इस्तराब भी कि अगला मरहला कैसा रहेगा। लेकिन ये तजर्बा कामयाब रहा। उस रात ये तमाम साइंसदान खुशी के बायस सो ही न पाए, क्योंकि उस रॉकेट लॉन्च के बाद साइंसदानों को अगला रॉकेट 4 दिन बाद यानी 11 तारीख को लॉन्च करना था। रेंज के मुश्किल हालात के बारे में पता चलता है कि वो एक मुश्किल तरीन मुकाम था और हर वक्त गर्मी के साथ साथ सांपों और बिच्छुओं के खतरे का भी सामना रहता था। एक दिन तो कंट्रोल रूम में जब साइंसदान दाखिल हुए तो मेज पर एक सांप पहले ही अपनी जगह जमाए हुए बैठा था। चारों नाचार टीम वहाँ से उल्टे पांव वापस गई और फिर लोगों को बुलाकर सांप को वहाँ से निकलवाया। लेकिन इन हालात के बावजूद काम जारी रहा और तजर्बा कामयाबी से हमकिनार हुआ। नासा की अपनी जरूरत पूरी हुई और पाकिस्तान ने नासा की इस पेशकश का फायदा उठाकर खुद को खलाई दौड़ में एशिया का सर-ए-फहरिस्त मुल्क साबित कर दिया। इस सिलसिले में नासा ने जून 1962 में इस तजर्बे की कामयाबी का जिक्र भी किया। नाज़रीन, नासा ने उस प्रेस रिलीज में तफसीली तौर पर बताया कि ये तजर्बा नासा और स्पार्को के दरमियान बाहम मुफाद की खलाई तहकीक के प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके अलावा उस प्रेस रिलीज में वापस आइलैंड और नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाई सेंटर में 5 पाकिस्तानी साइंसदानों की तरबियत का तज़किरा भी किया गया। नाज़रीन, रहबर रॉकेट लॉन्च के लिए मदद और सामान अमेरिका ने फराहम किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी साइंसदानों ने ये सोचा कि क्यों न मुल्क में खुद ही रॉकेट्स तैयार किए जाएं। नाज़रीन, हालांकि अमेरिका मुफ्त रॉकेट्स फराहम करने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान अपने रॉकेट्स खुद बनाना चाहता था। चुनांचे जापान और फ्रांस के सर्वे किए गए और बिलाखिर फ्रांस की टेक्नोलॉजी ज्यादा मौजू करार पाई। फ्रांस से टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों को फ्रेंच जुबान सिखाई गई और खुसूसी तौर पर कराची और फ्रांस में कोर्सेज करवाए गए ताकि वो फ्रांसीसी साइंसदानों से गुफ्तगू करके टेक्नोलॉजी समझ सकें। उसके बाद कराची में माड़ीपुर के मुकाम पर रॉकेट की तैयारी का प्लांट लगाया गया, जहां से तैयार होने वाले रॉकेट से 1969 में पाकिस्तान ने तजर्बे शुरू किए, जिन्हें शेपर सीरीज कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है
کہ جب پاکستان ایشیا کے ممالک میں سب سے پہلا راکٹ لانچ کرنے والا ملک تھا تو پاکستان اس خلائی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا۔ ناظرین، پاکستان نے حالیہ برسوں میں چین کی مدد سے کئی سیٹلائٹس لانچ کی ہیں، تو ایک ایسا ملک جو خود اپنا راکٹ لانچ کر رہا تھا اب سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے چین پر منحصر کیوں ہے، جبکہ پڑوسی ملک انڈیا چاند اور مریخ تک اپنے خلائی مشنز بھیج رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپارکو کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے اور پاکستان کی توجہ مختلف وجوہات کی بنا پر دفاعی جانب زیادہ رہی۔ خود ڈاکٹر طارق مصطفیٰ بھی سیکرٹری دفاعی پیداوار ڈویژن رہ چکے ہیں اور 1994 میں حکومت پاکستان سے ریٹائرڈ ہوئے۔ انہیں اور ڈاکٹر سلیم محمود کو 1971 کی جنگ میں ریڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے انڈین بحری جہازوں کو دھوکہ دے کر پاکستانی بحری جہازوں کو محفوظ رکھنے پر بحریہ کے اعزازی کمانڈر کا اعزاز بھی دیا جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس خلائی دوڑ میں ایسے ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر شامل ہو گیا تھا، لیکن ملک کے پاس اس حوالے سے ویژن نہیں تھا کہ پاکستان نے بالائی فضا کے بعد باقاعدہ خلا میں بھی قدم رکھنے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے پاس اس حوالے سے کہیں زیادہ مالی وسائل اور سائنسی دماغ اور سہولیات موجود تھیں، جس کی بنا پر وہ آج اس جگہ پر جا پہنچے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر سلیم محمود کے نزدیک اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اپنی قومی ترجیحات ہیں اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب راکٹ لانچنگ ٹیکنالوجی تیار کرنے پر فنڈز خرچ کرے۔ انہوں نے کہا کہ جو وسائل دستیاب ہیں ان کے ذریعے اسپارکو نے موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، ماحولیاتی آلودگی، قدرتی وسائل اور آبی ذخائر وغیرہ کی مانیٹرنگ جیسے اہم مسائل پر زیادہ توجہ دی ہے اور اس کے لیے اسپارکو کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا گیا۔ دسمبر 1979 میں وہ اسپارکو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اور ان کو دستیاب فنڈز ناکافی ہونے کے باعث وہ اسپارکو چھوڑ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے انہیں اگلے ہی سال دوبارہ اسپارکو آنے کے لیے کہا۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر سلیم محمود کے مطابق اس موقع پر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے سامنے کچھ تجاویز رکھی، جن میں فنڈز، اختیارات اور اسپارکو کی حیثیت بڑھا کر اسے کمیشن کا درجہ دینا تھا، جن کی ضیاء الحق نے مکمل طور پر منظوری دے دی۔ 15 دسمبر 1980 کو اسپارکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر وہ واپس آئے اور اپریل 1981 میں جب اسے کمیشن کا درجہ دیا گیا تو اس کے پہلے چیئرمین کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ناظرین، بہرحال امریکی سائنسدان بھی اس بات پر حیران اور پریشان تھے کہ پاکستانی سائنسدانوں نے انتہائی کم وقت کے اندر ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستانی سائنسدانوں نے دن رات بلوچستان کی چلچلاتی گرمی میں کام کیا، کیونکہ ہر کسی کے سر پر بس ایک دھن سوار تھی کہ پاکستانی راکٹ تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ سونمیانی کے اٹرلی رینج کے سربراہ میجر بادشاہ کا کہنا تھا کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ جو سائنسدان وہاں پر کام کر رہے تھے، ایک دن تو ہمیں اطلاع ملی کہ اٹامک انرجی والے لڑکے وہاں آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور چند مہینوں بعد ہمیں پتا چلا کہ وہاں سے راکٹ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ انسان ہیں یا جن؟ تو ناظرین، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے پاکستان اسپیس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا، لیکن پاکستان وہ ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے پہلا راکٹ لانچ کیا تھا۔ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور ویژن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو اپنی زرعی اجناس دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ ہم وارث۔